हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का लेक्चर है 12th बायो के लिए और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बीज का परिवर्धन यानी कि डेवलपमेंट ऑफ सीड। डेवलपमेंट ऑफ सीड, इसके बारे में इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। और एक मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर भी है कि 21 सितंबर से पेरेंट्स की अनुमति के द्वारा हम स्कूल जा सकते हैं। तो ये आज की गुड न्यूज़ है ना। और इसके लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। तो इस 21 सितंबर से हमारे स्कूल खुल सकते हैं, कोचिंग स्टार्ट होने जा रही हैं। लेकिन जो गाइडलाइन है उसमें कहा गया है कि 6 फीट की दूरी होनी चाहिए, मास्क अनिवार्य है, टीचर भी मास्क लगाएगा, स्टूडेंट्स भी मास्क लगाएंगे, डेली सैनिटाइज किया जाएगा स्कूल को, क्लासरूम्स को, है ना। तो ये पालना हमें करनी होगी और हमें भी अब सतर्क रहना होगा क्योंकि स्कूल खुलने के बाद हो सकता है कि कोरोना थोड़ा स्पीड पकड़ के फैलने में, ऐसा भी हो सकता है, संभावना है, नहीं चाहिए। वैसे मेरी प्रार्थना है भगवान से कि ऐसा ना हो। तो चलो, हम क्या कर सकते हैं, खैर सब भगवान की मर्जी है। तो आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं जिसमें हम आज बीज का परिवर्धन की बात करने वाले हैं। देखिए, परागण की क्रिया हुई थी, पराग नली पहुंच गई थी बीजांड के पास और भ्रूण बन गया था, भ्रूण कोष बन गया था। तो वो कौन कौन सी, यानी कि हम देखें तो जो भ्रूण कोष था, जो भ्रूण कोष है, उस भ्रूण कोष में कौन कौन सी चीजें अब बन चुकी हैं। एक तो एम्ब्रियो बन चुका है, भ्रूण बन चुका है, प्लस दूसरी चीज कौन सी बन चुकी है, भ्रूण कोष। दूसरी चीज कौन सी बन चुकी है, भ्रूण कोष। इसको एम्ब्रियो कहा जाता है, इसको एम्ब्रियो, और इसको कहा जाता है एंडोस्पर्म। ये दो चीजें हमारे जो भ्रूण कोष है उसमें बन चुकी हैं। इसको तो क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक। यानी कि एम्ब्रियो सैक में एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म दो चीजें बन चुकी हैं। भ्रूण कोष क्या है, वह ऊतक जो भ्रूण को पोषण प्रदान करे। क्या प्रदान करे, पोषण, पोषण देगा। भ्रूण कोष कई प्रकार का हो सकता है, जैसे उसमें प्रोटीन हो सकता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, उसमें वसा हो सकती है ना। तो भ्रूण कोष क्या करता है, भ्रूण को केवल पोषण प्रदान करने का काम करता है। तो अब हम देख रहे हैं, इस लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि इनसे बीज कैसे बनना है। तो जो बीजांड है, बीजांड से क्या बनता है, बीज बनता है। बीजांड से क्या बनता है, बीज बनता है। तो बनता कैसे है, यानी कि उस स्त्री के शरीर में कौन कौन से चेंजेस आते हैं जिसके कारण हमारा एक परिपक्व बीज बनता है। तो आज उसके बारे में हम इस लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो नॉर्मल सी जानकारी दी है मैंने, यानी कि ये हम अब पढ़ने वाले हैं क्या, कि बीजांड में होने वाले परिवर्तन। बीजांड में होने वाले परिवर्तन। देखिए, मैं यहां पर एक बीजांड का चित्र बना देता हूं। ये हमारा बीजांड काय। बीजांड काय के अंदर कौन होता है, भ्रूणकोश। भ्रूणकोश में यहां पर अब हम क्या बना रहे हैं, भ्रूण बना रहे हैं। ये मैंने भ्रूण बना दिया है और यहां पर मैंने ले लिया है भ्रूणकोश केंद्रक, या भ्रूणकोश ले लो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इस पर कौन होते हैं, इस पर अध्यावरण पाए जाते हैं। ये दो अध्यावरण हैं। कितने अध्यावरण होते हैं, दो अध्यावरण होते हैं। और ये होता है हमारा बीजांड ग्रंथ। और यहां पर ये एक संरचना पाई जाती है, उभारनुमा संरचना, इसे रेफे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, रेफे। तो मैं इनके एक बार क्या करता हूं, नाम लिख देता हूं। ये तो है निभाग, ये है बीजांड काय, बीजांड काय। ये भ्रूणकोश है, भ्रूण कोश। ये है हमारा भ्रूण कोश, ये है हमारा भ्रूण जो अब बन चुका है युग्मनज के कारण, है ना। इसके बाद ये है बीजांड द्वार, बीजांड द्वार। इसके बाद ये दो हैं अध्यावरण, या इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ वरना लाइन कटेगी।
ये दोनों क्या हैं, ये अध्यावरण हैं, इंटेग्यूमेंट, और ये है हमारा बीजांड द्वार, बीजांड द्वार। ये है, ये जो उभारनुमा संरचना नजर आती है इसको तो कहते हैं रैफे, और इस संरचना को कहा जाता है क्या, टोटल जो संरचना है इसको कहा जाता है बीजांड व्रंथ, बीजांड व्रंथ। तो ये सारी चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। ये एक मैंने जिसमें द्विनिषेचन की क्रिया हो चुकी है, और द्विनिषेचन की क्रिया होने के बाद कब बीजांड हमें कुछ ऐसा नजर आता है। अब इस पूरे बीजांड में कौन कौन से ऐसे चेंजेस आते हैं, है ना, जिनके कारण पूरा एक परिपक्व बीज बन जाता है, उसको हम देखेंगे इसमें। अब देखिए तो होता क्या क्या चेंज है। सबसे पहले मैं ले रहा हूं अध्यावरण को, सबसे पहले मैं ले रहा हूं इसको अध्यावरण को। ये जो दो अध्यावरण हैं, कितने अध्यावरण होते हैं, दो, बाह्य अध्यावरण और अंत्य अध्यावरण। तो बाह्य जो अध्यावरण होगा, ये मैंने दो अध्यावरण ले लिए हैं। जो बाह्य अध्यावरण होगा, बाह्य अध्यावरण, और दूसरा कौन सा होता है हमारे पास, अंत्य अध्यावरण। तो इन दोनों को किस में चेंज किया जाता है वो देखिए, इसको किया जाता है टेस्टा में और इसको किया जाता है टैगमेन में, यानी हिंदी में लिख देता हूं, चलो, इसको तो टेस्टा में बदल दिया जाता है और इसको टैगमेन में बदल दिया जाता है, टेस्टा और टैगमेन। इसको बाह्य बीज चूल कहा जाता है, बाह्य बीज चूल यहां पर दिखाई दे रहा है ना, और इसको कहा जाता है अंत्य या आंतरिक बीज चूल। यानी कि जो सीड बना है उस पर दो लेयर होंगे, दो कोट होंगे, उनको बाह्य कोट को टेस्टा कहते हैं और आंतरिक जो आवरण होगा उसको टैगमेन कहते हैं। मतलब अध्यावरण दो थे जिनसे बाहर टेस्टा और उसके नीचे टैगमेन बन चुका है। अध्यावरण से टेस्टा और टैगमेन का निर्माण हो जाता है। किसका, टेस्टा और टैगमेन का। तो क्वेश्चन बनता है टेस्टा और टैगमेन क्या है, यानी कि बाह्य बीज चूल और अंत्य बीज चूल क्या है। तो जब ये बीज का परिवर्तन होता है तो अध्यावरण टेस्टा और टैगमेन में चेंज हो जाते हैं। इस पर क्वेश्चन आता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इस यहाँ से एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट बनते हैं और अलग अलग बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने निकल गया, टेस्टा और टैगमेन को परिभाषित कीजिए। तो यानी कि बाह्य बीज चूल को टेस्टा कहा जाता है, किसका, बीज का, और बीज के अंत्य बीज चूल को टैगमेन कहा जाता है, जिनका निर्माण इसके अध्यावरण के कारण होता है। अब मैं दूसरी बात करने वाला हूं बीजांड व्रंथ की। तो जो बीजांड व्रंथ है वो सीधा चेंज किसमें होता है, बीज व्रंथ में। किसमें चेंज हो जाएगा, बीज व्रंथ में। यानी बीजांड को ऐसे धारण किए हुआ था, अब वो किसको धारण कर लेगा, बीज को, क्योंकि सारी संरचना किसमें चेंज होने वाली, बीज में। तो यहाँ पर बीज बन जाएगा तो इसको धारण करेगा, तो इसको, इसका क्या नाम दिया हमने, इसको बीज व्रंथ। बीज व्रंथ में ये चेंज होता था। तो सबसे पहले टेस्टा और टैगमेन बने, फिर उसके बाद क्या बना दिया हमने, बीज व्रंथ। अब किन किन संरचनाओं में चेंज नहीं आता है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो है, अच्छा, एक नाभिका भी होती है। नाभिका वो स्थान होता है जहां पर ये जो बीजांड व्रंथ है और ये जो बीजांड है, ये पूरा बीजांड और ये बीजांड व्रंथ, ये दोनों मान लो यहां पर मिल रहे हैं, तो इस स्थान को कहा जाएगा नाभिका। तो पहली चीज है नाभिका, इसके बाद बीजांड द्वार, सबसे पहले नाभिका, दूसरा माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार, तीसरा रेफे, तीसरा कौन, रेफे, और चौथा है निभाग। ये चारों जो संरचनाएं हैं मैं यहां लिख देता हूं, ये जो डिब्बे में बंद हैं, जो डिब्बे में निभाग, बीजांड द्वार, रेफे और नाभिका जो मैंने डिब्बे में बंद कर दिए हैं, इनकी जो सेल्स होंगी या इनके जो ऊतक होंगे वो केवल क्या हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे। बस क्या हो जाएंगे, वो केवल परिपक्व हो जाएंगे, यानी उनमें परिपक्वता आ जाती है, तो परिपक्व हो जाएंगे और कोई चेंज इनमें नहीं आने वाला। किस किस में, निभाग, बीजांड द्वार, रेफे और नाभिका, इन चार चीजों में कोई अंतर, डिफरेंस नहीं आने वाला है बीजांड से बीज बनाने के दौरान। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आता है कि बीजांड का जो बीजांड काय है, ये बीजांड काय बड़ा गुब्बारा हमने उस टाइम समझाया था, पूरी संरचना। ये जो बीजांड काय है, और बीजांड काय में कौन स्थित होता है, भ्रूण कोष स्थित होता है। अब भ्रूण कोष में कौन हो गया, अब भ्रूण कोष और भ्रूण, दो चीजें कहाँ है, भ्रूण कोष में, भ्रूण कोष कहाँ है, बीजांड काय में।
तो देखिए जो बीजांड का बीजांड काय है इसका उपयोग प्राय इस भ्रूण के परिवर्धन के लिए भी कर लिया जाता है, प्राय कर लिया जाता है। परंतु कुछ पादप ऐसे हैं जिनमें ये जो बीजांड काय है वो भ्रूणपोष को चारों ओर से घेर लेता है। तो कभी कभी घेर लेता है, कभी कभी क्या होता है उसको, किसको, भ्रूणपोष को घेर लेता है, कभी कभी भ्रूणपोष को घेर लेता है। कभी कभी ये क्या करेगा, जो भ्रूणपोष है इसके चारों ओर एक आवरण का निर्माण कर देगा। कौन, बीजांड काय, क्योंकि बीजांड काय के अंदर ही कौन है, भ्रूणकोष है, भ्रूणकोष के अंदर ही क्या है, भ्रूणपोष है। तो भ्रूणपोष को ये बीजांड काय है वो कभी कभी घेर लेता है और घेरने के बाद ये पतली झिल्ली के रूप में दिखाई देता है जिसे कहते हैं परिभ्रूणपोष। इसको क्या नाम दिया गया है, इसको परिभ्रूणपोष, पेरिस्पर्म, इसको क्या नाम दिया गया है, परिभ्रूणपोष, पेरिस्पर्म, परिभ्रूणपोष। परि मतलब चारों ओर, भ्रूणपोष, भ्रूणपोष के चारों ओर बीजांड काय द्वारा निर्मित संरचना को परिभ्रूणपोष कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है काली मिर्च, इसका एग्जाम्पल है काली मिर्च। जब हम काली मिर्च को तोड़ना नहीं है, फोड़ना नहीं है, सीधा काटें तो ऊपर तो काला काला नजर आएगा कोट, और उसके अंदर एक व्हाइट संरचना नजर आती है, वो किसकी होती है, पेरिस्पर्म की। वो किसकी होगी, पेरिस्पर्म की। तो कभी कभी जो भ्रूणपोष है उसको कौन घेर लेता है, बीजांड काय घेर लेता है, नष्ट होने के बजाय। कभी कभी, केवल एग्जाम्पल लिया हमने किसका, काली मिर्च का, तो उस संरचना को क्या कहेंगे, परिभ्रूणपोष, यानी भ्रूणपोष के चारों ओर अध्यावरण बीजांड काय द्वारा घेरा हुआ जो क्षेत्र होगा उसको क्या कहेंगे, परिभ्रूणपोष, पेरिस्पर्म कह देंगे। अब इसके बाद एग्जाम्पल हमें याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो आगे चलते हैं। कुछ पादपों में बीजांड ग्रंथ से, कुछ पादपों में बीजांड ग्रंथ से एक अतिवृद्धि निकलती है, यहाँ से एक अतिवृद्धि निकलेगी ऐसे, और इस पूरे बीजांड को घेर लेगी। कभी कभी बीजांड ग्रंथ से, कुछ पादपों में बीजांड ग्रंथ से एक अतिवृद्धि ऊपर की ओर वृद्धि करती है, उस संपूर्ण बीजांड को, और बीजांड से बाद में क्या बनने वाला है, बीज, तो संपूर्ण बीजांड को या उस बीज को घेर लेती है। कहाँ से निकली है, बीजांड द्वार से। तो कभी बीजांड ग्रंथ से, सॉरी, कभी कभी अतिवृद्धि संपूर्ण बीजांड या बीज को घेर लेती है, कभी कभी अतिवृद्धि संपूर्ण बीजांड या बीज को घेर लेती है। किससे निकलता है ये निकलता है बीजांड ग्रंथ से। तो इससे एक संरचना एक्स्ट्रा निकली और इस पूरे किसको, बीजांड को, बीजांड किस में चेंज होने वाला है, बीज में, तो इसको पूरे को घेर लेगी, मतलब बीज के ऊपर एक मांसल सा आवरण बन जाएगा। तो क्या कर लेती है, इसको घेर लेती है, और घेर लेती है, ढक लेती है, और खाने योग्य भाग बनाती है। खाने योग्य भाग है ये, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हाँ लास्ट में ये बिल्कुल। इसका एग्जाम्पल, इसको एरिल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको एरिल कहा जाता है, एरिल। यहाँ पर जगह थोड़ी कम है मेरे पास, इसको एरिल कहते हैं, और ये लीची में खाने योग्य भाग होता है। तो इसका एग्जाम्पल है लीची। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है लीची। बिल्कुल कोने पे आ गया हूं मैं, जस्ट नीचे देख वैसे तो दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं कह रहा हूं लीची है ये। तो कभी कभी क्या होता है, इस बीजांड ग्रंथ से, वैसे तो बीज ग्रंथ बनाना ही है उसको, है ना, कभी कभी जैसे लीची में क्या होगा, यहाँ से एक एक्स्ट्रा संरचना निकलेगी और उस पूरे बीज को घेर लेगी, मतलब उसमें बीज बिल्कुल बीच में पैक हो जाएगा, और उसको जो हम लीची में खाने वाला भाग होता है ना, उसको क्या कहा जाता है, उसको एरिल कहा जाता है। एग्जाम्पल याद रखना है हमें, लीची। अब इसके बाद और आगे बात करते हैं हम, लीची हो गया, बीजांड ग्रंथ से एक अतिवृद्धि निकलती है। तो लीची का क्वेश्चन बनता है कि लीची में खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो आंसर क्या है, एरिल। और एरिल क्या है, बीजांड ग्रंथ से निकली हुई एक एक्स्ट्रा संरचना अतिवृद्धि के रूप में निकलती है, बाद में जो संपूर्ण बीजांड या बीज को घेर लेती है। अब देखो इसके बाद आगे चलते हैं। तो अब देखो कभी कभी क्या होता है, जो अध्यावरण है, इसको मैं हटा देता हूं, जो अध्यावरण है, ये दोनों बाह्य अध्यावरण और अंत्य अध्यावरण, ये दोनों अध्यावरण जो हैं, इन अध्यावरणों से भी कभी कभी एक एक्स्ट्रा ग्रोथ निकलती है, एक्स्ट्रा अतिवृद्धि निकलती है। क्या निकलती है, अतिवृद्धि, जो क्या करती है, यहाँ पर एक सफेद संरचना बना देती है,
यहाँ पर एक क्या बना देगी, सफ़ेद संरचना बना देगी। इसको कैरंकल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सफ़ेद संरचना को कैरंकल। कौन से अंकल, कैरंकल, या इसको हिंदी में कहा जाता है बीज चूलक। बीज चूलक किसमें पाई जाती है, एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हाँ, ये U4VAC कुल में, U4VAC कुल के पादपों में जिसका एग्जाम्पल होता है अरंडी या अरंड, जिसका एग्जाम्पल कौन है, अरंडी। और अरंडी का वानस्पतिक नाम होता है रिसिनस कॉम्युनिस। कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। अरंडी का वानस्पतिक नाम है रिसिनस कॉम्युनिस। इसको याद कर लेना है। U4VAC कुल से हम 18 या 19 या 20, 18 में तो नहीं, 19 या 20 चैप्टर में फिर टकराने वाले हैं, ठीक है, बायोडीजल वाले चैप्टर में। बायोडीजल, जैव ऊर्जा, जैव भार, तो वहाँ हम अरंडी से यानी कि रिसिनस कॉम्युनिस से या U4VAC कुल से दोबारा टकराएंगे। तो अभी से याद कर लो, वानस्पतिक नाम वहाँ पर काम आएगा, रिसिनस कॉम्युनिस। रिसिनस कॉम्युनिस किसका नाम है, अरंडी का। क्या हुआ, कैरंकल किसे कहते हैं, अच्छा परिभाषा बताएं। तो U4VAC कुल यानी कि अरंडी में, अरंडी वानस्पतिक नाम ऊपर है। U4VAC कुल के कुछ पादपों में जैसे अरंडी में बीजांड द्वार वाले छोर पर एक सफेद रंग की संरचना पाई जाती है जिसे बीज चूलक या कैरंकल कहते हैं। ये डेफिनेशन नोट कर लेना। अब इसके बाद क्या होने वाला है, ये तो बन ही चुके हैं, इनकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इनका अध्ययन हमें तो करना ही नहीं है। तो यहाँ पर आप इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। 1 2 3 4 5 हो गया। चलो, तो ये तो हमने द्विबीजपत्री पौधों की बात की है। अब एक बीजपत्री पादपों में एक और चीज पाई जाती है कि अधिकांश एक बीजपत्री पादप जो होते हैं उनके जो बीज होंगे उनमें बीजांड द्वार वाले छोर पर एक प्लगनुमा संरचना पाई जाती है। कैसी संरचना, प्लगनुमा संरचना। कहां पर, इस बीजांड द्वार वाले छोर पर, किसमें, एक बीज पत्रियों में, एक बीज पत्रियों में बीजांड द्वार वाले छोर पर प्लगनुमा संरचना पाई जाती है जिसे ओपरकुलम कहा जाता है, जिसे ओपरकुलम कहा जाता है। किसमें पाई जाएगी, एक बीज पत्रियों में। एक्स्ट्रा है, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। ओएस आउट ऑफ सिलेबस, ऑफ को वैसे लगाते नहीं है लेकिन ठीक है। ओपरकुलम मछलियों में भी पाया जाता है, जो गिल स्लिट्स होती हैं उनके ऊपर ओपरकुलम का पर्दा पाया जाता है। तो ओपरकुलम एक बीजपत्री पादपों में बीजांड द्वार के पास या बीजांड द्वार वाली सतह पर या बीजांड द्वार पर एक प्लगनुमा संरचना पाई जाती है जिसे ओपरकुलम कहते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जो डिटेल थी वो कंप्लीट होती है। अब मैं वन शॉट में इसको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं इसको वीडियो को पॉज कर देता हूँ या फिर मिटा ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पॉज करके क्या करेंगे, दिल कहता है उठते हैं कदम रुक जाते। चलो, क्या क्या चेंज हुए देखिए। सबसे पहले हम लेते हैं बीजांड व्रंत। बीजांड व्रंत किस में चेंज होता है, बीज व्रंत में। बीजांड व्रंत किस में चेंज हुआ, बीज व्रंत में चेंज हुआ, हो गया। और दूसरी बात, कौन, अध्यावरण। अध्यावरण किस में चेंज हुए, टेस्टा एंड टैगमेन में। टेस्टा और टैगमेन में कौन चेंज हुई, अध्यावरण। बाह्य अध्यावरण तो टेस्टा में और अंत्य अध्यावरण टैगमेन में चेंज हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं अंड कोशिका की, एग सेल। तो उसने तो क्या बनाया है, भ्रूण बनाया है, भ्रूण बनाया है। इसके बाद द्वितीयक केंद्रक की बात करें, द्वितीयक केंद्रक, न्यूक्लियस, तो ये बनाता है क्या, भ्रूण कोश, एंडोस्पर्म बनाता है। इसके बाद और क्या चेंज होते हैं, मेन तो चेंज यही है। बीजांड काय ले लो, बीजांड काय स्पेशल एग्जांपल हमने कर लिए। लीची में क्या होता है ना, अरंडी में क्या होता है, एक बीजपत्री जो बीज होंगे उनमें क्या होता है, इनके बारे में
लीची, काली मिर्ची, इनके बारे में स्पेशल बात की है तो उनको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। मेन जो चेंजेज आ रहे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो बीजांड का एक इसमें नष्ट हो जाता है, वैसे तो अपाशित या नष्ट, लेकिन कभी कभी क्या बना देता है, परिभ्रूण पोष। परिभ्रूण पोष यानी भ्रूण पोष के चारों ओर का आवरण काली मिर्ची में। इसके बाद कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बिना चेंज के रहती हैं या जिनमें चेंजेस नहीं आते हैं, नाविका, रेफे, इसके बाद सहायक कोशिकाएं, सहायक सेल्स और प्रतिध्रुवी एंटीपोडल सेल्स। तो इनमें कोई चेंज नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, ये बाद में नष्ट हो जाएंगे। इसके देखो भाई हुआ क्या था, ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है और ये अंडाशय है, तो बीजांड तो यहाँ है, तो बीजांड ही केवल चेंज होता है बीज में, बाकी की ये जो अंडाशय होगा, ये जो अंडाशय है ये बनाएगा फ्रूट, FRUIT, फल, ये क्या बनाएगा, अंडाशय फल बनाएगा। बाकी का वर्तिका और वर्तिकाग्र दोनों नष्ट हो जाएंगे, ये दोनों चीजें नष्ट हो जाएंगी, और जो बीजांड जो अंडाशय है वो तो क्या बनाएगा, फल, और ये जो बीच में बीजांड है ये क्या बनाएगा, बीजांड से क्या बनता है, बीज। बीजांड से क्या बनता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बीजांड से क्या बनता है, बीज बनता है। और एक और लिख देता हूँ, जो अंडाशय है, अंडाशय से क्या बनने वाला है, अंडाशय से बनने वाला है फल। तो अंडाशय चेंज होता है फल में, और अंडाशय के अंदर कौन है, बीजांड होता है, तो बीजांड किसमें चेंज, बीज में। तो अब देख लो ना भाई, फल बन गया अपना, ये संरचना किसमें चेंज हो गई, ये बीज में चेंज हो गई। ये बीज अंदर ही होता है और बीज ऐसे जुड़ा होगा तो इसको बीज ग्रंथ कहते हैं। बीज ग्रंथ किससे बना, बीजांड ग्रंथ से, तो ये हमारा फल बन गया। आम खा के देख लो भाई, गूदा फलवित्थी होती है, तो ये फल पर आवरण बन जाएंगे बाद में, है ना, और बीज अंदर होता है, तो बीज किससे बना, बीजांड से, फल किससे बना, अंडाशय से। खत्म बात। यहाँ पर हम इस लेक्चर को बंद करते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम बीजों के प्रकार पढ़ने वाले हैं, और यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई चीज़ छूटी नहीं है और बड़े सिंपल तरीके से इसको समझाया गया है। तो 21 सितंबर के लिए तैयार हो जाएं। जो हमारे साथ ऑनलाइन बच्चे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ के हैं, तो उनकी कोचिंग वहाँ खुल जाएगी, लेकिन हमारे गाँव से जो है बच्चे हैं वो हमारे साथ 21 सितंबर से जुड़ सकते हैं, अगर सरकार का कोई रूल चेंज नहीं होता है तो। और अगर सरकार का रूल चेंज होता है तो हम ऑनलाइन क्लासेस चलाते रहेंगे, और वैसे भी अगर स्कूल खुल जाते हैं, कोचिंग खुल जाती हैं, तो भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस तो जारी रहेगी। बिकॉज आई एम रोहित मेहता, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस को बंद नहीं करने वाला हूँ, ये चलती रहेगी, ठीक है दोस्तों। घर पे बैठे रहें। जय हिंद, जय भारत।